जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो जैसा कि बोर्ड पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लास होगी बच्चे। इस क्लास में हम एक बेसिक चैप्टर पढ़ चुके थे जिसका नाम था स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य और राज्य के तत्व। तो हमने वहां देखा था कि राज्य क्या है और राज्य की परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में कहाँ है, आर्टिकल 12 में, और भाग 6 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा कहाँ है, तो आर्टिकल 156 में। फिर हमने देखा था अगर राज्य कोई है तो उसके अनिवार्य 4 तत्व होने चाहिए, उनके बिना राज्य जो है अधूरा है, यानी कि राज्य का कंसेप्ट ही नहीं बनता अगर उनमें एक भी कोई चीज गायब होगी। फिर आपने कहा वो कौन से थे 4 तत्व, तो हमने जाना था बच्चे वो ज्योग्राफिकल एरिया था, यानी कि किसी राज्य का अपना भूभाग होना चाहिए। दूसरा क्या था बच्चे, उस भूभाग पर निवास करने वाली एक पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या था, उस भूभाग पर अपनी जनता को शासित कर सके, संचालित कर सके, विनियमित कर सके, इसके लिए एक गवर्नमेंट यानी कि सरकार होनी चाहिए। और चौथा तत्व क्या था राज्य का, तो आपने पढ़ा था सरकार जो है अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो, किसी के अधीन काम ना करे, इसके लिए वो संप्रभुता होनी चाहिए, उसके पास सेवरेनिटी होनी चाहिए। तो आज हम चलते हैं रियल में। अगर मैं बात करूं तो संविधान की स्टार्ट यहां से होती है। जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है बच्चे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें बच्चे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो आपने शब्द लिया है संविधान, जो शब्द लिया है संविधान, इसका अर्थ क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं बच्चे, हम लिखते हैं संविधान। तो अगर मैं बात करूं बच्चे संविधान की, तो आपको ऐसा लगा होगा कि एक शब्द है जिसका मतलब है विधान। क्या मतलब है? विधान। उसमें हमने जो है एक सम उपसर्ग जोड़कर संविधान शब्द का निर्माण किया है, यानी कि संविधान का जब हम शब्दों में तोड़ते हैं या इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सम प्लस विधान, यानी कि संविधान। अब यहां बात मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आई कि सम माने क्या होता है, तो आप कहते हो सम माने तो सर जो है समान होता है, बराबर होता है सम माने तो, और विधान माने क्या होता है बच्चे? कानून होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का मतलब हो गया सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। तो आपने यहां देखा कि संविधान जो है सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सभी के लिए समान कानून। अब बात चलती है कि संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान का अर्थ जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम तो संविधान का अर्थ देखते हैं बच्चे, संविधान क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि संविधान क्या है, तो आप कहोगे संविधान, संविधान क्या है, तो आप कहोगे संविधान जो है एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है। तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, दस्तावेज है, दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे किसी देश या राज्य की जनता शासित होती है, जिससे किसी देश या राज्य की जनता शासित होती है, शासित होती है। तो संविधान की क्या परिभाषा पढ़ी बच्चों आपने, कि संविधान उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे किसी देश या राज्य की जनता शासित होती है। तो अब यह सवाल उठा कि ये वैधानिक दस्तावेज का मतलब क्या है।
और ये वैधानिक जो दस्तावेज है वो बच्चे लिखित होगा या अलिखित होगा। तो यहाँ सवाल उठता है कि वैधानिक दस्तावेज, अगर मैं बात करूं बच्चे तो आपसे एक डेफिनेशन और पूछी जाती है। आपने कहा कि एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे किसी देश या राज्य की जनता, यानी कि राज्य की जनता शासित होती है, जनता शासित होती है। तो अगर मैं इसे बात करूं तो बच्चे मैं लिख सकता हूं कि एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। तो दिल्ली पुलिस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान है, तो पहला ऑप्शन था लिखित दस्तावेज है, दूसरा ऑप्शन था अलिखित दस्तावेज है, तीसरा ऑप्शन था लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान क्या है, तो संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है, यानी कि दोनों होगा, लिखित अथवा अलिखित। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का संविधान है, तो फिर आपको करना पड़ेगा एक लिखित दस्तावेज है। अब इस लिखित दस्तावेज को समझने से पहले हम कुछ और चीजें समझते हैं बच्चे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि संविधान एक लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे किसी देश या राज्य की जनता शासित होती है। फिर ये लिखा है बच्चे कि संविधान शासन के प्रमुख अंगों की, संविधान शासन के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। तो सवाल उठा ये प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संविधान शासन के प्रमुख अंगों, तो अंगों की हम बात करते हैं बच्चे, एक होता है विधायिका, क्या होता है? विधायिका। एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका, क्या होता है? न्यायपालिका। तो संविधान शासन के प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है बच्चे। क्या करता है? स्थापना करता है। आप कहोगे उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, क्या क्या शक्तियां हैं उनकी, तो आप कहोगे उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि न्यायपालिका की क्या क्या शक्ति हैं, विधायिका की क्या शक्ति हैं, व्याख्या करता है। और क्या करता है बच्चे? न्यायपालिका के, विधायिका के या कार्यपालिका के क्या दायित्व है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है, लिमिटेशन करता है। तो आप कहोगे कि उनके दायित्वों का सीमांकन करता है, सीमांकन यानी कि लिमिटेशन करता है, सीमांकन करता है। तो हमने देखा कि संविधान एक लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिससे उस देश की जनता या उस राज्य की जनता शासित होती है। और संविधान किसी भी शासन के प्रमुख अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों को एक्सप्लेन करता है, उनकी व्याख्या करता है और उनके दायित्वों का सीमांकन करता है। एक काम और करता है बच्चे, इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या संबंध हो, इनके परस्पर संबंध कैसे होंगे, इनकी भी वो व्याख्या करता है। जैसे आप अमेरिका में चले जाओ कि वहां की न्यायपालिका, वहां की कार्यपालिका और वहां की विधायिका में क्या संबंध है बच्चे, तो वहां शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में क्या संबंध है बच्चे, तो इस तरह से समझते हैं हम इसे। तो अगर भारत की बात मैं करूं तो आपने लिखा एक है विधायिका, विधायिका, एक है बच्चे कार्यपालिका, और एक है बच्चे न्यायपालिका। ये शासन के तीन प्रमुख अंग होते हैं बच्चे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन्हें डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे बच्चे, जब हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे, हम संघ पढ़ेंगे, जब हम इनका अध्ययन करेंगे, यानी कि संविधान का भाग 5। अभी हम थोड़ी सी इनकी जनरल बात करते हैं। तो विधायिका का मतलब होता है बच्चे, तो आप कहोगे लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर बोलते हैं विधायिका। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है बच्चे कानून का निर्माण करना,
तो जो आप संसद बोलते हो ना, संसद बच्चे विधायिका ही होती है एक तरह से, ठीक है। तो विधायिका की मैं बात करूं तो संसद आप कह लीजिए विधायिका ही है, यानी कि कानून का निर्माण करना जो है इसका काम होता है संसद का। कार्यपालिका क्या करती है बच्चे? कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। क्या होता है? कानून को लागू करना। अब कार्यपालिका बच्चे दो तरह की दिखाई देती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। क्या होती है? राजनीतिक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होते हैं बच्चे? सारे मंत्री आ जाते हैं, सारे मंत्री आ जाते हैं। और एक होती है बच्चे प्रशासनिक कार्यपालिका। क्या होती है? प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका में क्या आता है बच्चे? ब्यूरोक्रेसी आ जाते हैं, अधिकारी तंत्र आ जाता है। तो कार्यपालिका का क्या काम करती है? संसद ने कानून बनाया, कानून बनाने के लिए केवल जो है सरकार जो है उसी की जरूरत नहीं पड़ती, विपक्ष भी उसमें वोटिंग करता है, डिबेट होती है, भाग लेते हैं, परिचर्चा होती है। तो कानून बनाने के बाद वो कार्यपालिका पर जाता है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, आप कह सकते हो इसमें जो है सारे मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। और ये बच्चे अस्थायी कार्यपालिका होती है। आपको पता है किसी मंत्री का कार्यकाल 5 साल हो सकता है, किसी का 1 साल हो सकता है, किसी का 2 साल हो सकता है, यानी कि 5 साल बाद तो दोबारा से चुनाव होते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका है। प्रशासनिक कार्यपालिका आपको पता है स्थायी कार्यपालिका है। इसे आप जो है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं। नौकरशाही, जितने भी अधिकारी होते हैं सारे, वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, यानी कि नौकरशाही। इसका मतलब ये कैसी होती है? ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि स्थायी कार्यपालिका होती है। आपका 60 साल का या 62 साल का, कहीं 60 साल कहीं 62 साल, जो भी रिटायरमेंट की एज होगी उसी पर जो है रिटायर होते हैं। अब बच्चों ये क्या करती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या काम करती है बच्चे? एक है कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना। ये देखती है जो कानून बना है वो सही प्रक्रिया से बना है या नहीं, उसका कंटेंट ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कानून की व्याख्या करता है। क्या करता है बच्चे? कानून की व्याख्या करता है। तो मैंने कहा कि इनके आपस में परस्पर क्या संबंध होंगे। तो मान लो आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ ले कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कैसा वेन डायग्राम बनेगा, क्या ऐसा बनेगा? तो एक बात बताओ बच्चे, जो भी हमारा मंत्री बनता है, हमारे देश की हम बात करें तो जो भी मंत्री बनता है, क्या वो जो है लोकसभा का, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो फिर भी मंत्री बन सकता है? तो आप कहोगे हाँ बन सकता है, लेकिन मात्र 6 महीने के लिए। क्या उसके बाद भी अगर वो सदस्य ना बना तो मंत्री के पद पर रहेगा? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब अगर मंत्री बनना है तो उसे उस समय जो है, उस समय नहीं तो बनने के 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री रह पाएगा। इसका मतलब जो भी कार्यपालिका का मेंबर होगा वो विधायिका का मेंबर होना चाहिए। जो भी कार्यपालिका में शामिल होगा वो विधायिका का मेंबर होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सारी की सारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अंदर आएगी बच्चे और विधायिका जो है बाहर आएगी। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो आपने कहा इसका मतलब तो इनमें शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू होता है। जी बच्चे, अगर मैं भारत में कार्यपालिका और विधायिका की बात करूं तो इनमें शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू होता है। क्या होता है बच्चे? शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू होता है। सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आपने कहा न्यायपालिका क्या है? क्या किसी संसद को हम जज बना देते हैं बच्चे? क्या कोई मंत्री जज का भी काम करता है? इसका मतलब न्यायपालिका इनसे अलग है। न्यायपालिका तो अपना है, उसका तो एग्जाम होते हैं, ठीक है। जो एग्जाम पास करता है, या आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील भी जो है जज होते हैं, तो उसकी अपनी अलग प्रोसेस होती है। कोई जनता के द्वारा नहीं चुने जाते वो, कि जनता उन्हें चुनती है कि सांसद बना देते हैं फिर उन्हें मंत्री बना दें। तो इसका मतलब न्यायपालिका बिल्कुल क्या होती है बच्चे? अलग होती है। ये न्यायपालिका हो गए। तो अगर मैं बात करूं बच्चे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तो ये वेन डायग्राम बनता है। इसका मतलब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि विधायिका और न्यायपालिका में कैसा संबंध होता है, आपने डेफिनेशन में लिखा था ना कि संविधान शासन के तीनों प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करती है। वो उनके शक्तियों की व्याख्या करता है, वो उनके दायित्वों का सीमांकन करता है,
उनके पारस्परिक संबंध कैसे होंगे, विधायिका का कार्यपालिका से कैसे होगा, विधायिका का न्यायपालिका से कैसा होगा, इसकी भी व्याख्या करता है। और जनता के साथ उनके संबंध कैसे होंगे, इसकी भी व्याख्या कौन करता है बच्चे, संविधान करता है। तो आपने कहा इनके बीच में, तो आपने कहा विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, उसके तो सदस्य कोई कॉमन होते नहीं। तो उन्होंने कहा आपने कि यहां पर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। ये याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। तो अगर मैं बात करूं कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू है, और कार्यपालिका या विधायिका के साथ न्यायपालिका के संबंध देखें तो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी लागू होती है। लेकिन जब अमेरिका में आप चले जाएंगे तो अमेरिका में तीनों चीज अलग होते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं अमेरिका की, तो यूएसए में ये कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेटिव है और ये जुडिशियल है, तीनों अलग अलग होते हैं अमेरिका में। भारत में संदर्भ उसी तरह से दिखता है जैसा ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन में और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो आपको विधायिका और कार्यपालिका का संबंध दिखेगा वो इस तरीके से ही दिखेगा। क्लियर है बच्चे? तो अमेरिका में कैसा है, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी लागू होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। क्लियर है बच्चे? अब हम समझते हैं कि ये लिखित और अलिखित का क्या फंडा है, इसी को हम आगे समझते हैं। चलो बच्चे देखते हैं कि ये लिखित संविधान और अलिखित संविधान का क्या फंडा है। तो आपने जैसा कि लिखा कि संविधान क्या है, तो आपने कहा कि लिखित या अलिखित, अलिखित वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? वैधानिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है। तो आपने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ देशों के पास जो है वो रिटर्न है, रिटर्न यानी कि लिखित है, आप इसे लिखित कह सकते हो, और कुछ देशों के पास जो है ये अनरिटन है, अनरिटन यानी कि अलिखित है। इस तरह से आप देख रहे हो अलिखित है। तो फिर सवाल ये उठा कि लिखित और अलिखित क्या है। तो आपने कहा अच्छा ये तो वही अलिखित वाला है जैसे हम पढ़ते हैं कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है या मौखिक है। तो आपने कहा ब्रिटेन, ये वही वाला है ना सर, कि हाँ ब्रिटेन में है। फिर कहा अच्छा और किसका है, तो आपने कहा न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है सर, न्यूजीलैंड का, चलो न्यूजीलैंड का भी ऐसा होगा। और सर कनाडा का भी ऐसा ही है, कनाडा का भी। आप इजराइल देखें तो इजराइल का भी आपको इस तरह से मिलेगा। और आप सऊदी अरब जैसे देश में चले जाएं तो वहां भी इस तरह से ही आपको मिलेगा, सऊदी अरब। और बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें अलिखित दस्तावेज है। अगर मैं यहां बात आ जाऊं कि लिखित में किसका है, तो आप सबसे पहले उदाहरण आता है आपका कि सर भारत का, इंडिया का, यूएसए का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, दुनिया के अधिकतर देश जो है लिखित संविधान वाले देश हैं। तो मैंने कहा कि लिखित संविधान की अगर मैं बात करूं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, तो इनमें हम बात करें तो ये लिखित संविधान है। अब सवाल क्या है, तो आपके मन में ये सवाल आया कि भारत में तो चलो कोई डाउट नहीं है सर, भूल गए तो आपने किताब खोल के देख ली कॉन्स्टिट्यूशंस की, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है और इसके आर्टिकल ये में लिखा है, तो सर ब्रिटेन में कैसे होता होगा। अगर ब्रिटेन में लिखा हुआ नहीं है तो क्या वहां किसी आदमी को याद करवा रखा है सर, क्या वहां कोई कंप्यूटर बैठा, हमने उसमें एंटर करा, बता भाई आर्टिकल 15 में क्या है, उसने कहा आर्टिकल 15 में ये है, या किसी को याद करवा रखा। तो बच्चे ऐसा नहीं होता कि वहां ओरल है, लिखा हुआ दोनों जगह है, लिखा हुआ दोनों जगह है। यहां भी एक संविधान की बुक है और वहां भी संविधान की बुक है। तो डिफरेंस क्या होता है बच्चे, समझना ध्यान से। आपको पता है कि आपके देश में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर एक संविधान सभा का गठन किया गया था कि आप अपना संविधान बनाएं, यानी कि जिन जिन देशों में संविधान बनाने के लिए एक औपचारिक संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए एक प्रोसीजर का फॉलो हुआ, वहां लिखित संविधान है। और जिन जिन देशों में जो है संविधान के निर्माण के लिए औपचारिक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि कुछ वहां के कॉमन लॉ थे वो उसमें लिख दिए, फिर जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनल आए वो उसमें लिख दिए, फिर वहां के कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने केस लो दिए, किसी जज में किसी भी केस में कोई निर्णय दिया वहां लिख दिए बच्चे। तो इस तरह के साथ समय समय पर जो परंपराएं, जो केस ले आए, जो परमानेंटली एक्ट जो है संसदीय अधिनियम उसमें जुड़ते चले गए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि
वैसे संविधान जिनके निर्माण के लिए औपचारिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो कि वहां क्या है, अलिखित संविधान है। तो बच्चे समझ गए, कायदे में अलिखित नहीं है, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखित और अलिखित की डेफिनेशन क्या देते हैं, जिन जिन देशों में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, यानी कि एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, समय समय पर उसमें चीजें जुड़ती चली गई, उन्हें हम बोलते हैं अलिखित संविधान। लिखित संविधान की क्या बात होती है कि जिसके निर्माण के लिए, यानी कि आप कहोगे वैसा संविधान जिसके निर्माण के लिए औपचारिक संविधान सभा का गठन हुआ, औपचारिक संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ। हम पढ़ेंगे आगे कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को ही 24 जनवरी 1950 को देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया और हमने अपने देश को गणतंत्र घोषित कर दिया। क्लियर है बच्चों, ये समझ गए अंतर। अब सवाल उठता है बच्चों कि फिर यहाँ के कहां से आते हैं, तो मैंने क्या बताया बच्चे, मैंने कहा वहां के कोर्ट ने कुछ केस लॉ आते हैं, केस लॉ आते हैं, समझ गए इसका मतलब क्या होता है, केस लॉ का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर कोई डिसीजन दिया, तो डिसीजन दिया तो वो क्या बन जाता है बच्चे, कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। दूसरे क्या होते हैं बच्चे, दूसरे क्या होते हैं, किसी भी देश की कुछ लोक विधियां होती हैं, क्या होती हैं, लोक विधियां होती हैं। लोक विधियां कौन क्या बोलते हैं बच्चे, कॉमन लॉ बोलते हैं, कॉमन लॉज। तो ये जो लोक विधियां होती हैं ये भी कानून में शामिल हो जाती हैं। और क्या होता है बच्चे, कुछ आप देखो समय समय पर संसद भी तो कानून बनाती है, एक्ट बनाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट। तो आप कहोगे कुछ संसदीय अधिनियम होते हैं, संसदीय एक्ट होते हैं, वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो आपने देखा कि वहां प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, आपने कुछ केस लॉ शामिल कर दिए, आपने कुछ वहां कॉमन विधियां लागू कर दी, आपने पार्लियामेंट्री एक्ट शामिल कर दिए, और कुछ बच्चे किसी किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल परंपराएं भी होती हैं, ट्रेडिशनल भी होते हैं, तो उन्हें आप बोलते हो संवैधानिक परंपराएं, संवैधानिक परंपराएं। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको। चलो मैं साइड में होता हूं, आप जो है ये चीजें नोट कर ले कि क्या होता है लिखित और अलिखित। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, और 99% ऑप्शन में आपको ब्रिटेन ही मिलता है। अगर आपको ब्रिटेन याद रह गया तो आप कर लोगे, ठीक है। लिखित वाले देश तो पूरे बहुत सारे हैं, तो जिनके लिए संविधान सभा का गठन हुआ वो लिखित है, जिनके लिए नहीं हुआ तो वहां का संविधान कैसे है, लिखा हुआ है, बस उसमें कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनल लागू कर रखे हैं, कुछ केस लो जो समय समय पर वहाँ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए वो उनमें लागू कर दिया, वहाँ की कुछ कॉमन लॉ होती हैं, लोक विधियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं किसी देश के, वो भी वहाँ शामिल हो रहे हैं, और कुछ समय समय पर वहाँ की संसद जो है अधिनियम बनाती है, जैसे हमारे यहाँ भी बनाती है। जो संविधान में अमेंडमेंट होते हैं ना, संशोधन होते हैं कि संविधान ने अब जो है ओबीसी वर्ग को जो है संवैधानिक अधिकार दे दिए, संवैधानिक संस्था बना दी, तो इस समय पे जो समय समय पर कानून बनते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर हम अब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में पहला संविधान अपनाने वाला देश कौन सा था, इसकी हम बात करते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों देखते हैं कि संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था बच्चों, बताओ। तो आप कहोगे विश्व का जो पहला देश था संविधान अपनाने वाला वो था सर ब्रिटेन। कौन था,
ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 1688 ईस्वी में वहां पर एक गौरवमय क्रांति हुई। क्या हुई बच्चे? गौरवमय क्रांति। गौरवमय क्रांति। गौरवमय क्रांति को हम क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और इससे क्या हुआ बच्चे? ग्लोरियस क्रांति से आप देखें तो वहां का राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का शासन, मोनार्की खत्म हो गया, मोनार्की समाप्त हो गया बच्चे, और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया। क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया। तो विश्व का पहला संविधान किसने अपनाया बच्चे? ब्रिटेन ने अपनाया। कब अपनाया? 1688 में अपनाया। किस क्रांति से? ग्लोरियस क्रांति हुई वहां के राजा के खिलाफ, गौरवमय क्रांति, और वहां की जनता ने आंदोलन किया और राजा के राजतंत्र मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंका और वहां कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। लेकिन बच्चे आपने क्वेश्चन पूछ लिया कभी कि विश्व का पहला देश कौन सा है लिखित संविधान अपनाने वाला? तो ब्रिटेन ने तो लिखित संविधान नहीं अपनाया। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है। अगर ऐसे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला देश लिखित संविधान अपनाने वाला कौन सा? लिखित संविधान, लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, तो आप कहोगे कौन सा है बच्चे? तो आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। क्या है बच्चे? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का पहला देश है जिसने लिखित संविधान अपनाया। अब सवाल है कि कब अपनाया इसने? तो आप बात करोगे बच्चे, जो यूएसए है वो 1776 में, 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। पहले ये जो है ब्रिटेन का जो है आप कह सकते हो उपनिवेश हुआ करता था। तो अब बात करते हैं बच्चे, यहां पर जो है एक अमेरिकन क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? तो उसे आप बोलते हो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति या अमेरिकी क्रांति बोलते हो। अमेरिकी क्रांति जो थी, वहां से जो जनता जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्रांति कर रही थी ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए, और 1776 में जो वहां अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई, तो उसके बाद इन्होंने अपना संविधान बनाया और संविधान जो लागू किया बच्चे इन्होंने, तो यूएसए ने जो है कब लागू किया? तो आप कहोगे 1787 में, लगभग 1787 में अपना लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान लागू किया, पहला लिखित संविधान लागू किया। क्लियर है बच्चे? पहला लिखित संविधान। तो लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का उस पर शासन था, तो ब्रिटेन के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, और 1776 में ब्रिटेन जो है से स्वतंत्र हो गया अमेरिकी क्रांति के द्वारा। और अमेरिकी क्रांति में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने अपना संविधान बनाया और वही संविधान 1787 में लागू हो गया। किसी किसी बुक में बच्चे मिलता है 1789, जो कि गलत है, ऑप्शन के अनुसार माना गया है। वो सही इसका आंसर होगा 1787 में ब्रिटेन का अमेरिका का लिखित संविधान लागू हो गया। लगभग ब्रिटेन से 100 साल बाद, लगभग ब्रिटेन से 100 साल बाद अमेरिका में संविधान लागू हुआ, जो पहला संविधान था लिखित। क्लियर है बच्चों? यहां से चलो नोट करो। एक चीज और याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है बच्चे? तो इसका भी आंसर होगा अमेरिका का है, यूएसए का है, यूएसए का है। और विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसके पास है बच्चे? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, या अमेरिका का संविधान इतना छोटा क्यों है? तो चलो बच्चे आगे बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है। आ जाओ बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान,
सबसे बड़ा संविधान। और बच्चे एक और आपने पढ़ा है यहां, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। तो मैंने कहा विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान था बच्चे, वो किसका है? भारत का है बच्चे। किसका है? भारत का है। कब अपनाया? जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अभी मैं 1950 वाली डेट लिख देता हूं। आपका पूरी तरह से जो तैयार हुआ था, लागू हुआ था, वो 1950 में लागू हुआ था। क्लियर है? यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान लागू हो गया, जितने भी आर्टिकल थे, जितने भाग थे। अब हम बात करते हैं बच्चे, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले उसमें क्या है? संघ सरकार के क्या प्रावधान होंगे? संघ सरकार के प्रावधान आपको दे रखे हैं। फिर राज्य सरकार के प्रावधान आपको दे रखे हैं बच्चे, राज्य। फिर आपको स्थानीय के दे रखे हैं। तो देखो, यानी कि हर स्तर के। और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा क्यों है? यूएसए का संविधान सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि बच्चे बस इसमें क्या है? केंद्र सरकार यानी कि संघ के प्रावधान है, बस। आप देखोगे, आप प्रधानमंत्री पढ़ते हो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहां पढ़ते हो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कर सकता है। वही बातें, बस वहां पद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यहाँ पद कौन सा हो गया? मुख्यमंत्री और जो है राज्यपाल। वहां आप देखोगे लोकसभा, यहाँ आप देखोगे विधानसभा। वहां पढ़ोगे राज्यसभा, यहाँ पढ़ोगे विधान परिषद। तो दोनों के प्रावधान लगभग लगभग सेम से ही रहते हैं, बस राज्य लेवल पर उनके टर्म चेंज हो जाते हैं, केंद्र लेवल पर अलग, स्थानीय लेवल पर अलग। तो अमेरिका ने क्या काम करा कि अपने संविधान में केवल संघ के प्रावधानों को शामिल किया है, इसीलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान रहा वो। भारत ने जो है अपने तीनों, जो शासन चलता है, जो सरकार चलती है, वो 3 स्तर पर चलती है, संघ लेवल पर, राज्य लेवल पर और स्थानीय लेवल पर, जिसे आप पंचायती राज भी बोलते हो। तो इन तीनों लेवल का संविधान अलग अलग है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो गया भारत का संविधान। क्लियर है बच्चे? चलो यहां से चलते हैं। एक चीज और समझना बच्चे, अभी मैंने आपसे बताया कि 1688 में जो क्रांति हुई उसे क्या बोलते हैं? तो आपने कहा, उसे तो आपने बताया था कि ग्लोरियस क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोरियस क्रांति, यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और जो 1776 में हुई उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बताया आपने, अमेरिकन क्रांति बोलते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। बच्चे एक याद और रख लेना, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति भी पूछी जाती है। तो यहां ये याद रखना कि 1789 में जो चलती है उसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। क्या बोलते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं बच्चे। तो ये क्रांति कई बार देते हैं। ये कहाँ हुई बच्चे? ये ब्रिटेन में हुई। इसके द्वारा क्या हुआ? तो आपने देखा कि इसके द्वारा जो है वहां की जनता ने वहां के मोनार्की राजतंत्र सिस्टम को जो है उखाड़ फेंका और वहां वो लोकतंत्र ले आए, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र ले आए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? 1776 ने उन्होंने ब्रिटेन को बाहर खदेड़ दिया, अपनी आजादी की इस क्रांति से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है बच्चे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा 1789 में जो है फ्रांस ने वही काम किया कि लुई 14वां के शासनकाल को उखाड़ फेंका। क्लियर है बच्चे? तो ये क्रांति आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज लास्ट में हम बात करते हैं। एक ब्रिटेन के राजा थे जॉन, उन राजा का नाम था जॉन। उन्होंने 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है चार्टर या अधिकार पत्र, जो दुनिया के भविष्य में सारे देशों के जो है संविधान का बेस बन गया, आधार बन गया। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व के सभी संविधानों का जो बेस बना, जो आधार बना, वो मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ या किसने जारी हुआ? तो लास्ट में मैं उसको और लिखवा देता हूं आपको। चलो बच्चों, उसे भी नोट कर लो लास्ट में, ठीक है? तो ये नोट कर लो कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा तो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा नागरिकों के अधिकार के लिए एक मैग्ना कार्टा जारी किया, एक मैग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा बच्चे इंग्लिश शब्द होता है, इसी को बोलते हैं अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। कहीं कहीं अधिकार प्रपत्र लिखा होता है। तो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा नागरिकों के अधिकार के लिए एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया, जो सभी देशों के संविधान का आधार बना, जो सभी देशों के संविधान का आधार बना। तो ये आप देखोगे एसएससी सीजीएल ने भी पूछ रखा है, सीएचएसएल ने भी पूछ रखा, ये रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1215 का मैग्ना कार्टा जारी करने वाला देश कौन सा था। तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन या इंग्लैंड होगा। किसके द्वारा किया गया? वहां के राजा जॉन के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरी दुनिया के देशों के संविधान का आधार बनने वाला अधिकार पत्र कब जारी हुआ? तो 1215 में जारी हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमने संविधान समझा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। तो उसे हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और कल की क्लास में उस टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे। तो एक बार आगे जो है डिस्कस कर लेते हैं कि संवैधानिक विकास किस तरह से हमें पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। देखो बच्चों, भारत का संविधान विकास समझने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया समझने के लिए बच्चों एक बात याद देनी होगी। क्या हमने कहा कि आपने जो है अगस्त 1946 में जो है, या दिसंबर 1946 में जो है अपनी संविधान सभा का गठन कर दिया, और उसने जो है 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनाकर तैयार कर दिया। यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कैसे? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो इसके बीच का जो समय है, क्या उसमें संविधान तैयार हो गया? क्या संविधान में वही सारे प्रावधान थे जो इसके बीच में रखे, या वो भी प्रावधान थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमारे यहाँ शासन शुरू हुआ और उसने समय समय पर जो विभिन्न एक्ट शामिल किए? तो बच्चे, भारत के संविधान विकास को समझना है तो उसका ऐतिहासिक संदर्भ समझने के लिए आपको ब्रिटिश शासन के दौरान हुए एक्ट को भी समझना जरूरी होगा। तो जब हम भारत के संवैधानिक विकास को समझेंगे तो इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे बच्चे, 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। किस भाग में? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन अगर मैं बात करूं तो कब से बात करते हैं? वैसे तो बच्चे 1600 ईस्वी का राजलेख आएगा, पढ़ेंगे तो हम 1600 ईस्वी का राजलेख। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है वो माना जाता है बच्चे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर मैं देखूं तो जब तक 1857 की क्रांति नहीं होगी तब तक जो है यही चलता रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन और प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा वहां का सम्राट, यानी कि ब्रिटिश क्राउन। तो बच्चे यहाँ कई बार जो है ये डेट जो है 1853 भी लिखी होती है। 1853 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म नहीं हो गया। 1853 में अगर खत्म हो गया तो 57 में क्रांति कैसे हो गई? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और वही 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या बन गया बच्चे? भारत का वायसराय बन गया। तो 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में लेता है वहां का ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब शासन तो चला 1858 तक, लेकिन अगर 1853 आपको कभी डेट मिलती है तो इसका मतलब ये होता है बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो सबसे लास्ट एक्ट आया वो 1853 का चार्टर एक्ट आया। क्लियर है बच्चे? ये दूसरा हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन, ये ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन लिखा हो या सम्राट लिखा हो एक ही बात होगी बच्चे, ब्रिटिश शासन या सम्राट के अंतर्गत संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इसे कहां से पढ़ेंगे हम बच्चे? इसे सबसे पहले जो आता है वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, और सबसे जो लास्ट में आता है वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है।
क्या आता है बच्चे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। यानी कि इसके बीच की हमें सारी चीजें पढ़नी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे 1773 का है, 1813 का है, 1833 का है, 1909, 1919, 1935, 1947, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके सारे क्वेश्चन ऐसे समेटेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो जाए। और जो बाकी हैं, जैसे 1600 का राजलेख है, जैसे 1781 का आएगा, 1784 का आएगा, उसमें वही वही क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो कल जब हम पहला राजलेख शुरू करेंगे तो वो होगा बच्चे 1600 ईस्वी का राजलेख। अब राजलेख में लिख रहा है राजा का लेख, यानी कि बस राजा ने आदेश दे दिया, कोई कानून नहीं बना वहां की संसद ने। तो हम देखेंगे किस तरह वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर जो है 1600 को भारत सहित पूर्वी एशिया के 15 देशों में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो इस क्लास में हम बच्चे आगे चलेंगे, इसी तरह से हम सारी पॉलिटी समझते समझाते क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे कि आप लेकर कांस्टेबल से और लोअर पीसीएस तक कोई भी एग्जाम दे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इवन उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा की जो भर्ती आने वाली है या लोअर की जो भर्ती आने वाली है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें बच्चे, और कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, आप वीडियो में कुछ और सुधार चाहते हैं तो कमेंट करें, और लाइक करें बच्चे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें बच्चे। तो इसी के साथ मैं अपनी आज क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।